डियर स्टूडेंट्स, आप लोग रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ रहे थे और यह रिमाइंडर्स थ्योरम्स का 5वां पार्ट होगा। ठीक है, और यह जो है पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे साथ। ध्यान दीजिएगा, x के पावर n प्लस y के पावर n का एक फैक्टर जो है x प्लस y होगा, वो भी तब जब n आपका क्या होगा, ऑड होगा। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? x के पावर n प्लस y के पावर n का एक गुणनखंड x प्लस y होगा, वो भी तब जब n क्या रहेगा, ऑड रहेगा। कहने का अर्थ हुआ कि x के पावर n प्लस y के पावर n x प्लस y से विभाजित होगा। x प्लस y से विभाजित होगा जब n क्या रहे, n ऑड रहे। ऑड कहने का मतलब n विषम रहे। क्लियर है? एक और समझिएगा, x के पावर n माइनस y के पावर n x प्लस y से विभाजित होगा। x प्लस y से विभाजित होगा जब n इवन रहे। इवन कहने का मतलब हुआ जब n सम रहे। ठीक है, x के पावर n माइनस y के पावर n x माइनस y से हमेशा विभाजित होगा। हमेशा विभाजित होगा। हमेशा विभाजित होगा। n ऑड रहे या इवन, उसे कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, x के पावर n प्लस y के पावर n x प्लस y से विभाजित होगा, वो भी तब जब n क्या होगा, विषम संख्या होगा। x के पावर n माइनस y के पावर n x प्लस y से तब कटेगा जब n क्या होगा, आपका इवन नंबर होगा। x के पावर n माइनस y के पावर n x माइनस y से हमेशा कटेगा n ऑड रहे या इवन रहे। क्लियर सी बात है? इस पर क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा? जैसे इसमें क्वेश्चन मिलेगा कि 7 के पावर 9 प्लस 4 के पावर 9 में 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि x के पावर n प्लस y के पावर n, तो ये x प्लस y से कटेगा, मतलब 7 प्लस 4 11 से कटेगा। और जब 11 से कट ही जाएगा तो यहाँ क्या कहा कि 11 से भाग देने पर, तो 11 से कटेगा ना जी, तो 11 से कटेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर सी बात है? आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो उस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यहाँ लिखा हुआ कि 17 के पावर 37 प्लस 29 के पावर 37 में जब हम भागा देंगे, 23 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो यह x के पावर n प्लस है ना, y के पावर n पर आधारित है। तो आपको पता है कि x के पावर n प्लस y के पावर n किससे करता है? x प्लस y से ना करता है जी। किससे करता है? x प्लस y से। वो भी तब करता है जब पावर क्या होता है, विषम संख्या होता है। ये तो ऑलवेज विषम संख्या ही मिलेगा। ठीक है ना, विषम संख्या। ये 37 क्या है? विषम संख्या। तो यह 17 प्लस 29, तो 17 प्लस 29 कितना होगा? 17 प्लस 29 हो जाएगा आपका 46। कहने का अर्थ हुआ यह 46 मतलब 46 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको पता होगा कि जब कोई संख्या किसी संख्या से कटता है तो उसके गुणनखंड से भी क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे कोई संख्या यदि 12 से कट रहा है तो वह संख्या 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कट रहा है। यदि कोई संख्या 80 से कट रहा है तो वह संख्या 10 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, यह जो संख्या जो है, यह संख्या कटेगा, किससे कटेगा? 46 से कटेगा। तो जब 46 से ये कटेगा तो 46 का जो फैक्टर होगा, 46 का फैक्टर क्या होगा? 46 का फैक्टर 23 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो जब 46 से कटेगा तो 23 से भी क्या होगा, कटेगा। और आपसे पूछा कि 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 0 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए, 7 के पावर 82 है और 3 के पावर 41 है, 41 है। तो फिलहाल अभी जो आपको हम बताए थे x के पावर n और y के पावर भी क्या किए थे, n। यहाँ भी n और यहाँ भी n लिखने का मकसद क्या है कि पावर दोनों जगह जब भी होगा तो समान होगा। पावर दोनों जगह क्या होगा, समान होगा।
जबकि यहाँ पर पावर डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर पावर कितना हो गया 41 है और यहाँ पर पावर कितना है 82 है, ये गड़बड़ है ना। पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो शायद आप बोल रहे होंगे कि आप ऐसा कीजिए, इस 7 के पावर 2 कर दीजिए और यहाँ 41 कर दीजिए, तो 41 दूनी कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, और प्लस हो गया 3 के पावर 41। अब आप ही बताओ, इस 7 के पावर 2 कितना बन गया 49 बन गया ना, तो 49 के पावर हो गया 41 और 3 के पावर हो गया आपका 41। तो x के पावर n प्लस y के पावर n, तो ये x प्लस y से कटेगा, मतलब 49 प्लस 3 52 से क्या होगा कटेगा। किसे कटेगा 52 से कटेगा। ऑप्शन में यहाँ पर 52 है, यही आपका आंसर है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 तथा 127 के पावर 97 और यह 97 के पावर क्या है 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, कॉमन, है ना, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप हमें यह बताने का प्रयास करें कि यह संख्या किससे कटेगा, यह संख्या जो है किससे कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो संख्या जो है आपका ये x के पावर n है प्लस y के पावर n है, ये क्या है ऑड है ना, ये विषम संख्या है। तो ये x प्लस वाई मतलब 127 प्लस 97 कितना होगा 7 और 7 14 हो जाएगा, और 12 और 9 21 और एक कितना हो जाएगा 22। तो यह संख्या जो है किससे कट जाएगा 224 से कट जाएगा। यह संख्या किससे कटेगा, देखिए ध्यान से देखिए, 127 के पावर 97 97 के पावर 97, तो ये ऑड ना है जी, क्या है ऑड है। तो x प्लस वाई, तो 127 प्लस 97 कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। तो यह संख्या भी कटेगा, किससे कटेगा 224 से कटेगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसका HCF निकाल लीजिए। इसका क्या निकालिएगा HCF निकालिएगा। तो यह भी 224 है, यह भी 224 है, तो 224 और 224 का HCF कितना रह जाएगा 224 ही रह जाएगा, आपका आंसर है। तो जब कभी भी इस तरह से 2 गो 3 गो 4 गो टर्म दे दिया जाए और आपसे कह दे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए, तो आप फेरा फेरी सबके मालूम कर लीजिएगा कि यह संख्या किससे कटेगा, यह संख्या किससे कटेगा, और जिससे जिससे कटेगा उन सब का HCF निकाल लीजिएगा, और जो HCF होता है वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। आइए ऐसा एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आइए कुछ क्वेश्चन और आपको बताते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इस क्वेश्चन में भी निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड ही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अभी तो आपको बताए थे कि जब उभयनिष्ठ गुणनखंड कभी भी आपको निकालने के लिए रहे, तो जो भी आपका 2 गो या 3 गो 4 गो जो भी टर्म दिया हुआ रहेगा, पहले सब फेरा फेरी मालूम कीजिए कौन संख्या किसी से कट रहा है, और अंतिम में क्या कीजिएगा कि सबका HCF निकाल दीजिएगा। जो HCF होगा वही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये x के पावर n प्लस y के पावर n के रूप में ना है। n हमेशा आपको विषम संख्या ही दिया जाएगा, ठीक है, n हमेशा विषम संख्या ही दिया हुआ रहता है एग्जाम में। तो फिलहाल ये x के पावर n प्लस y के पावर n, तो ये x प्लस y से कटेगा ना, तो x प्लस वाई मतलब 13 प्लस 11, 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये कटेगा आपका 24 से कटेगा। किससे कटेगा 24 से। यहाँ देखिए x के पावर n प्लस y के पावर n, तो यह x प्लस y, तो 23 और 9 कितना होगा 23 और 9 होगा आपका 32, कितना 32। यह कट रहा है 24 से और यह कट रहा है 32 से, तो आप ही बता दो 24 और 32 का HCF कितना होगा। तो 24 और 32 का जो HCF जो होगा वह होगा आपका 8, और आपका आंसर कितना है 8। क्लियर। नीचे देखिएगा 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभक्त है। ये सब जो भी क्वेश्चन से हैं एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से हैं। आप लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा, एसएससी का घटना चक्र बनाइएगा, किरण पब्लिकेशन जो भी बनाइए, तो सब उस किताब में ये सब क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तब बोलिए 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभक्त होगा। तब बोलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम स्क्वायर कर सकते हैं। एक तो ऐसा संख्या है जब जैसा जरूरत पड़ता है, कभी पावर 3 कर देते हैं, कभी पावर 4 कर देते हैं, कभी पावर 2 कर देते हैं, है ना। फिलहाल अभी एक को क्या कर दें 1 का स्क्वायर, तब बोलिएगा कि x के पावर n माइनस y के पावर n, या फिर ऐसे आपको दिख रहा होगा 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में होगा तो 142 प्लस 1 होगा, और एक बार माइनस में होगा 142 माइनस 1। यह जो संख्या जो है 142 प्लस 1 से भी कटेगा, या कहें कि 142 माइनस 1 141 से भी कटेगा।
तो 142 गो और एगो 143 से कटेगा, और यहाँ से यदि हम देखें तो 141 से कटेगा। बात समझ में आया। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 143 नहीं है और नहीं ऑप्शन में कहीं 141 है। बात समझ में आया। कुछ देर पहले आपको हम बोले थे कि जब कोई संख्या किसी संख्या से कटता है तो उसके गुणनखंड से भी क्या होता है, कटता है। जैसे कोई संख्या 15 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो यह जो संख्या जो है 143 से कटेगा। तो जब 143 से कटेगा तो 143 के गुणनखंड से भी कटेगा। और आपको पता है कि 143 का मतलब होता है 11 और गुना होता है 13। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 13 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। यहां पर कहा कि 7 के पावर 12 लिखा हुआ है और यहां 4 के पावर कितना है, 12 है। निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः मतलब पूरे पूरे कटेगा। यह क्वेश्चन जो है से कई एग्जाम में अब तक पूछ चुका है। ध्यान से देखिएगा कि x के पावर n माइनस वाई के पावर n, आपको पता है ना कि x के पावर n माइनस वाई के पावर n का एगो फैक्टर x माइनस वाई फिक्स है, पावर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको फिर से एक बार याद दिला दें, x के पावर n प्लस y के पावर n सिर्फ x प्लस वाई से ही कटता है, वो भी तब जब पावर क्या होता है, विषम संख्या। क्लियर। ये x के पावर n प्लस y के पावर n x माइनस वाई से विभाजित नहीं होता है, ये प्लस वाला प्लस से करता है, प्लस वाला प्लस से ही करता है, वो भी तब जब पावर क्या होता है, विषम संख्या। लेकिन ये जो माइनस वाला जो है ना, x के पावर n माइनस वाई के पावर n, ये x माइनस वाई से हमेशा करता है। ये x के पावर n माइनस वाई के पावर n x माइनस वाई से हमेशा करता है, पावर से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया। लेकिन x के पावर n माइनस वाई के पावर n x प्लस वाई से तब करता है जब पावर क्या होता है, सम संख्या होता है। क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि x के पावर n माइनस वाई के पावर n का एगो गुणनखंड तो फिक्स है, कौन सा, x माइनस वाई। तो बोलिए x माइनस वाई मतलब 7 में से 4 घटा देंगे 3 से कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 3 नहीं है। तब बोलिए ये 12 क्या है, सम संख्या ना है, 12 क्या है, सम संख्या। तो जब x के पावर n माइनस वाई के पावर n और n इवन होता है तो x प्लस वाई से भी कट जाता है। तो x प्लस वाई कहने का मतलब 7 प्लस 4 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आपको पता है सर, कई बार बोल चुके हैं कि जब कोई संख्या 2, 3, 4 संख्याओं से कटता है तो एक्चुअल में वह संख्या जो है उसके एलसीएम से कट जाता है। जैसे मेरा कहने का अर्थ हुआ कि यदि कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और वह संख्या 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब वह संख्या 2 और 3 के एलसीएम 6 से कट जाएगा। समझ रहे हैं। कोई संख्या 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब वह संख्या 4, 6, 8 के एलसीएम 24 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उसी तरह से यहां सोचिए कि यह जो संख्या जो है ये 7 में से 4 गया 3 से भी कटेगा और 7 प्लस 4 11 से भी कटेगा। तो जब कोई संख्या तीनों से कटेगा और 11 से कटेगा तो 3 और 11 के एलसीएम 33 से ना कट जाएगा जी, और आपका आंसर हो जाएगा 33। क्लियर है। उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिएगा 2 के पावर 6n माइनस 4 के पावर 2n, जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ऐसे भी हम लोग स्मॉल n लिखा हुआ देखते हैं या कैपिटल n लिखा हुआ देखते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि किसका बात हो रहा है, नेचुरल नंबर का बात हो रहा है, प्राकृत संख्या का बात हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये 2 के पावर 6n आई 4 के पावर कितना है, 2n। आपको हम बताए थे कि पावर जब भी होता है तो पावर इक्वल इक्वल होता है। यदि एक जगह पावर 17 हो गया तो दूसरा जगह भी पावर कितना होना चाहिए, 17 ही होना चाहिए। पावर डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन बताए थे इसके पहले भी, जहां पर पावर क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था, तो हम लोग पावर को क्या किए थे, सेम किए थे। यहां पर भी पावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो पावर को पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, पावर को इक्वल करना पड़ेगा। आइए देखिए, यहां पर 2 के पावर 6n है, यहाँ 4 के पावर क्या है, 2n है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 के पावर 6n है, यदि आप कहें तो 2 के पावर 6 और के पावर n कर दें, कोई दिक्कत। और जो 4 के पावर 2n जो है इसको हम लिख देते हैं फिलहाल, इसको 15, 18, 36, 48 इधर लिख दिए है ना। बोलिएगा ये 2 के पावर 6 के पावर n, यहाँ 4 के पावर 2 और के पावर n।
आपको तो पता होगा ही कि ब्रैकेट हटेगा तो फिर से गुना होगा तो 6n बन जाएगा। आई कितना बन जाएगा 2n। अब बताओ भाई 2 के पावर 6 कितना होता है? 2 के पावर 6 64 होता है और 4 के पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। और पावर क्या है? n। तो n का मतलब नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल नंबर आपका सम भी हो सकता है और नेचुरल नंबर आपका विषम भी हो सकता है। तो देखिए पावर सम रहे चाहे विषम रहे, x के पावर n माइनस वाई के पावर n का एक गुणनखंड x माइनस वाई फिक्स होता है। तो बोलिए कि x के पावर n माइनस वाई के पावर n का एक गुणनखंड मतलब x माइनस वाई, मतलब 64 में से 16 जाएगा 48, ये तो फिक्स है। और आपके ऑप्शन में 48 है, इसलिए 48 आंसर होगा। क्लियर है? एक पल के लिए मान लीजिए कि यदि ऑप्शन में 48 नहीं होता तब हम लोग क्या करते? तब हम लोग 48 का फैक्टर, जैसे 48 का फैक्टर क्या हो गया? 24 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, इस सब में से कोई भी ऑप्शन में दिखाई देता तो वही हमारा आंसर बन जाता। लेकिन यहाँ पर 48 है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 48 होगा। उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 में कहता है कि यदि n एक पूर्णांक हो तो n³ माइनस n निम्न में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। और इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई देगा तो आसानी से आपसे बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है। सबसे पहली बात कि n³ माइनस n को काटने की बात किया है ना, n³ और माइनस है आपका n। यदि आप कहें तो हम n को कॉमन कर लें, ऐसे जरूरी नहीं है, बट लीजिए n को हम कॉमन कर लेते हैं तो n² माइनस क्या हो जाएगा? 1। n का मान अपने मन से सोचिए। अच्छा n का मतलब नेचुरल नंबर हुआ ना, n का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। तो n का मान कुछ भी सोचिए, लेकिन n का मान वैसा सोचिएगा जिससे कि इसका परिणाम, ये परिणाम जो है नॉन नेगेटिव हो और न ही जीरो हो। नेगेटिव से बचने का प्रयास कीजिएगा और जीरो से बचने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर n के जगह पर 1 रखते तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो n का वैसा कोई भी मान मत लीजिएगा जिससे कि परिणाम 0 हो जाए या परिणाम क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो बोलिए n का सबसे पहले मान क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो यदि यहाँ 2 रखेंगे तो ये तो 2 हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4 में से 1 घट जाएगा तो ये 3 होगा, 3 गुना 2 6। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, आंसर या तो 6 ही होगा, और यदि आंसर 6 नहीं होगा तो फिर आंसर इसका फैक्टर 3 हो सकता है या फिर आपका 2 हो सकता है। लेकिन देखिए जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस ऑप्शन में क्या है? सिर्फ 6 है, 6 का फैक्टर नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 6। अब आपका जवाब होता कि मान लेते हैं कि यदि यहाँ 2 भी होता, 3 भी होता तो क्या करते? तो फिलहाल ध्यान से आप समझिएगा, निम्न में से किस संख्या से सदैव कटने की बात किया है? सबसे बड़ा संख्या से कटने की बात नहीं किया है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि यदि n एक पूर्णांक हो तो n³ माइनस n निम्न में से किस बृहत्तम संख्या से, किस सबसे बड़ी संख्या से हमेशा विभाजित होगा। तो जहां पर सबसे बड़ी संख्या कह देता है ना, तो वहां पर n का 2-3 को मान रख करके हम लोग जो भी परिणाम आता है उसका HCF निकालते हैं। जैसे समझिएगा n का मान 2 लिए तो कितना आ गया? 6। यदि आप n का मान 3 लिए हुए होते, n का मान कितना लेते? 3 लेते तो क्या आता? ध्यान से समझिएगा, यहाँ तो 3 हो गया आपका, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, और 8 गुना 3 ये हो गया आपका 24। क्लियर है? यदि आप n का मान कितना लेते? सपोज कीजिए कि 4 ले लेते, तो यदि n का मान आप 4 लेते तो 4 का स्क्वायर 16 में से 1 घट जाएगा तो ये 15 हो गया। n का मान 4 लिए है ना जी, तो ये 4 हो गया, 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। अब बोलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF जो है आपका 6 ही रहेगा, और आंसर कन्फर्म कितना होगा? 6 होगा। बात समझ में आया? आइए एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहा है कि किसी a तथा b 2 विषम धन पूर्णांक है। 2 विषम क्या है? धन पूर्णांक है। सबसे पहली बात कि a तथा b 2 लगातार नहीं कहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता था कि a और b जो है से 2 लगातार विषम है। तो जब 2 लगातार विषम कहता ना, तो एगो 3 तो दूसरा 5 लेते, यदि एगो 7 तो अगला क्या लेते? 9 लेते, यदि एगो 15 तो अगला क्या लेते? 17 लेते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहा कि a और b क्या है? 2 गो विषम धन पूर्णांक है, लगातार होना जरूरी नहीं है। तो आइए विषम, विषम समझ रहे ना, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जैसे 1 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ a के पावर 4 माइनस b के पावर 4,
तो आप सोच के बोलिएगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? बोलिए, इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। शायद आप सोच रहे होंगे कि आप इसको भी तो लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो लीजिए लिख देते हैं, ए रहा माइनस और ए लगा देते हैं प्लस। क्लियर? अब सपोज करो ए में से बी न घटा है, तो सपोज करो कि ए का मान हम 3 सोच लिए और बी का मान कितना सोच लिए 1। तो जहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए और बी जुटा है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, जबकि 3 में से 1 घट जाएगा तो ये कितना होगा 2, तो 4 गुना 2 कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8। ऑप्शन में देखिए 8 यहां दिखाई दे रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कभी यदि आपको डाउट हो तो और कोई डिफरेंट मान ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि एक मान हम 3 ही सोच लिए और दूसरा मान कितना सोच लिए 5 सोच लिए, तो एक बार तो दोनों जुटेगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 होगा। क्लियर? और 5 और 1 का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो 6 गुना 4 कितना हो गया 24। क्लियर? हो सकता है आप एक मान 3 सोच लिए होंगे और दूसरा मान 7 सोचे होंगे, तो एक बार 7 और 3 कितना होगा यहाँ पर 10 होगा, और एक बार 7 और 3 का अंतर 4, तो 10 गुना 4 40 होगा, और 40 8 24 का HCF कितना रह जाएगा 8, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आया? इस तरह के और भी एक आध दो क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको फिलहाल हम हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताए थे और इस क्वेश्चन में देखिए क्या अंतर है। यहाँ पर कहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पर सबसे बड़का संख्या निकालना है। ज्ञात करें जो एन क्यू माइनस एन लिखा हुआ है, एन क्यू माइनस एन इंटू एन माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूरे क्या करेगा, विभाजित करेगा, जहाँ एन जो है 2 से क्या है बड़ी संख्या है। कोई बात नहीं, यदि न भी लिखा हुआ होता ना तो भी हम लोग एन का मान 2 से बड़का ही सोचते, कारण एन का मान यदि 2 लेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पूरा क्या बन जाएगा 0। आपको हम बोले थे ना कि एन का कोई वैसा मान लीजिएगा जिससे कि परिणाम नॉन नेगेटिव हो और नहीं क्या हो 0 हो। तो एन का मान यदि हम 2 ले लेंगे तो ये क्या 0 बन जाएगा, और एन का मान यदि हम 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो एन का मान जब भी सोचेंगे तो 2 से बढ़ के ना सोचेंगे, हालांकि क्वेश्चन में लिख भी दिया है। चलिए पहली बात। दूसरी बात, इसके पहले जो हम 2 क्वेश्चन बताए थे वहां पर सिर्फ कटने की बात किया था, हर हाल में कटना चाहिए, लेकिन यहां पर कटना भी चाहिए और साथ ही साथ वो सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। सबसे क्या होना चाहिए बड़ी संख्या। तो जिस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या कहेगा ना वहीं पर HCF निकालना पड़ता है। एन का अलग अलग मान लेकर के क्या निकालना पड़ेगा HCF निकालना पड़ेगा। और जहां पर सबसे बड़ी संख्या नहीं कहता है ना, एन का कोई एक मान सोच लेने पर, चाहे ए और बी का कोई एक मान सोच लेने पर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। जैसे इसके पहले 2 क्वेश्चन बताए थे, हम लोग एक ही वैल्यू पर आंसर निकाल लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग मान लिए थे। बात समझ में आया? तो इसके बावजूद जो अलग अलग मान लिए थे उससे कोई फायदा हमें नहीं हुआ था। वो अलग अलग मान आप तब लीजिएगा जब क्या कहेगा सबसे बड़ी संख्या कहेगा। क्लियर? तब बोलिए लिखा हुआ क्या है एन क्यू और माइनस है एन, और यहां पर क्या है एन और माइनस है आपका 2। क्लियर? बोलिए एन का मान पहले क्या सोचोगे आप, लो एन का मान 3 सोच लो। कितना सोचोगे 3, तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 3 27, 27 में से 3 घट जाएगा 24, तो 24 एकम का 24। जब n का मान हम 3 लिए तो परिणाम कितना आ गया 24। अब सपोज करो, ऐसे तो आपको ऑप्शन में 24 दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर 48 तो नहीं होगा, आंसर या खुद 24 होगा या 24 का बाल बच्चा मीन्स 24 का फैक्टर होगा। तो ये 24 के फैक्टर में शामिल है। तो n का एक आध 2 मान और ले लेंगे और HCF निकाल लेंगे। HCF 12 होगा तो आंसर 12 बन जाएगा, HCF 24 होगा तो 24 बनेगा, HCF 6 होगा तो आंसर हमारा क्या होगा 6 होगा। तो n का मान आएंगे क्या सोचेंगे 4, तो 4 सोचिएगा तो 4 के पावर 3 64, 64 में से 4 जाएगा ये 60 होगा, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो 60 गुना 2 120। कब? जब n का मान 4 सोचे तब। क्लियर? अब बोलिए यदि n आप 5 सोचे हुए रहते तो 5 का क्यूब 125 में से 5 जाएगा, ये रहा 120, अब 5 में से 2 गया 3, 120 गुना 3 360।
अब मत मान लीजिए, बोलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 24 और आपका आंसर हो गया 24। बात समझ में आया। आंसर एक स्टेप में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से गलती होने की संभावना कभी कभी हो सकता है। यदि 2-3 स्टेप ले लीजिएगा ना तो किसी भी परिस्थिति में गलत होने की संभावना नहीं बनेगा। ये 2-3 गो मान कब लेते हैं हम लोग, जब सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ रहता है तब। जब सबसे बड़ी संख्या नहीं लिखा हुआ रहता है तो n का कोई एक ही मान सोच लेने पर आंसर हमारा आ जाता है। बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए n के किसी प्राकृत मान के लिए 3 के पावर 2n + 9n + 5 को 3 से भाग देने पर क्या कहाएंगे, शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, भागा देना किससे है जी, 3 से। भाग किससे देना है, 3 से। सोच के बोलिएगा, भागा दे रहे हैं 3 से और 3 के पावर है तो ये तो कट ना जाएगा 3 से जी। ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, भागा देना है किससे, 3 से। आई 9 का मल्टीपल है तो ये 3 से कट जाएगा, तब बच गया अकेले 5। ये 5 में 3 से भागा देगा तो शेष कितना आ जाएगा, 2। मान लेते हमारा कोई मित्र ऐसे नहीं सोच पाया, तो नहीं सोच पाया तो कोई बात नहीं, इतना तो सोचोगे ना कि n का मान 1 ले लेते हैं। तो n का मान जब 1 ले लोगे तो 2 × 1 2 और 3 के पावर 2, ये हो गया आपका 9। यहाँ 9 × 1 ये हो गया आपका 9 और प्लस का हो गया 5। 9 और 9 18 और 5 23। 23 में भागा दे दोगे किससे, 3 से, तो 3 सते 21, शेष आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कवर किए, मुख्य रूप से कवर किसको किए, x के पावर n + y के पावर n का एक फैक्टर x + y होता है और x के पावर n - y के पावर n का एक फैक्टर x - y ऑलवेज होता है और x + y तब होता है जब पावर आपका सम संख्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और एग्जाम के उद्देश्य से यह काफ़ी काम का ये वीडियो है। ठीक है, तो जिस मित्र को थोड़ा कम समझ में आया होगा इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें और जो भी मित्र बिल्कुल नए हैं इस चैनल पर वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।